हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन क्लास 12 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम देखेंगे पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन जो एक पीरियड है, एक समय है जो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है और अब हम देखेंगे कि लाइफ स्पैन के कितने फेज़ होते हैं। तो लाइफ स्पैन के टोटल तो 5 फेज़ होते हैं। पहला है बर्थ, दूसरा है जुवेनाइल फेज़, तीसरा है मैच्योरिटी, चौथा है एजिंग एंड सेनेसेंस और पांचवा है डेथ। अब हमें जब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हमें लाइफ स्पैन के अगर स्टेज लिखने हैं तो हम यहाँ पे 4th स्टेज एजिंग और सेनेसेंस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 4 स्टेज लिखेंगे जो है बर्थ, जुवेनाइल फेज़, मैच्योरिटी एंड डेथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ये एजिंग और सेनेसेंस है क्या या उसमें अंतर क्या है, तो हम वो देखेंगे। एजिंग जो है एक ग्रेजुअल डिटोरिएशन है, मतलब एक ग्रेजुअल मतलब किसी चीज़ में एक लगातार घटाव है। किस चीज़ में? या ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जब घटाव आता है तो उसे हम एजिंग कहते हैं। अब सेनेसेंस क्या है? सेनेसेंस जो है, सेनेसेंस में एजिंग की तरह ही है, बट एक होता है ना कि थोड़ा वर्ड बदल दिया तो वो बात है। सेनेसेंस जो है कि इरिवर्सिबल, जैसे कि हम लोग जैसा पढ़े थे, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। तो एज सेनेसेंस जो है वो एक इरिवर्सिबल है, जो मतलब कि वापस से वो लौट नहीं सकता है। एक वैसा तो एजिंग एक वैसा फेज़ है जो वापस लौट नहीं सकता है। जैसे कि कोई आदमी अगर बूढ़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अब उसे बहुत सारा दवाई खिला के कुछ करके अब उसे वापस वैसा ही जवान बना देंगे जैसा वो 20 साल जवान था, वैसा तो हम कर नहीं सकते। तो यही बात है एजिंग सेनेसेंस में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे हम ये चीज़ पहली बार हम लोग ये पढ़े, हम लोग ये पहली बार नहीं पढ़े, हम लोग ये डेली लाइफ में बचपन से हम लोग ये चीज़ देखते ही हैं। बस हमें अब इसे मतलब एक थ्योरी होता है ना, हमें ये उस टाइप में हम ये पढ़ रहे हैं, तो इतना टेंशन हमें नहीं लेना है, हमें ईजी जानना है। मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी, आपको सब समझ आएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमने पहले बताया कि जब वो जन्म लेता है और जब उसका नेचुरल डेथ होता है तो उस बीच के पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग समय होता है। कुछ एक ही दिन कोई जीता है, कोई एक ही सप्ताह जीता है, कोई सालों साल कोई जिंदा रहता है, सब अलग अलग वक्त के हिसाब से जीता है। तो अब हम यहाँ आगे देखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि किसका कितना लाइफ स्पैन है, ये हमें ज़रूर से याद करके रखना है कि कौन कितना जीता है, किसका कितना लाइफ स्पैन है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कुछ, ये NCERT में भी हमारा दिया हुआ है कि किसका कितना लाइफ स्पैन है, उस हिसाब से हमें ये सब याद करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म है, देखिए यहाँ हमारा एक टर्म है एफीमेरल। ये मतलब अक्सर अगर हम जान लें तो अच्छी बात है। एफीमेरल का मतलब, एफीमेरल मतलब होता है एक बहुत छोटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, तो बहुत छोटे लाइफ स्पैन को हम लोग एफीमेरल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिकार्डा और बेलेनाइट है, ये दो एक ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कंपैरेटिव एग्जाम में हमारा बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इन दोनों का याद रखिएगा। और यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म का देख लीजिए लाइफ स्पैन, ये सब आप याद रख लीजिएगा, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पैन है। अब मतलब हर चीज़ पे तो होता है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारे एग्ज़ाम नीट के व्यू से बहुत ज़रूरी होता है याद करना, तो मैं आपको वो सब बताते जाऊँगी और आप भी टिक मार्क करते जाना। अब यहाँ देखिए, ये एक प्लांट का नाम है, एक ट्री का नाम है लराई ट्राइडेंटाटा, लराई ट्राइडेंटाटा। देखिए ये जो है हमारा 11,300 ईयर्स, ये अभी ज़िंदा है। ये इसका लाइफ स्पैन 11,003 ईयर्स है और ये आगे भी ज़िंदा रहेगा। और ये कहाँ सर्वाइव करता है? ये कैलिफोर्निया USA पे ये अभी है, प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं कि मर गया है, ये अभी प्रेजेंट में है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, इसे आप मार्क कर लीजिए। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों होता है और वो नेचुरल डेथ क्यों नहीं शो करता है। अब यहाँ वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब होता है जो कभी नहीं मरता है, जो कभी खुद से कभी नहीं मरता है। और वो कभी नेचुरल डेथ क्यों नहीं शो करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मैं आपको बता दूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिर्फ एक सेल से बना रहता है, उसी में वो अपना सारा एक्टिविटी मैनेज करता है और करता है। देखिए यहाँ पे जो है ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पेरेंट्स है तो ये
पेरेंट सेल है और इसने इससे रिप्रोड्यूस किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अभी सिंपल हम समझते हैं कि रिप्रोड्यूस क्या। देखिए रिप्रोड्यूस करके ये 2 डॉटर सेल बनाए। अब ये डॉटर सेल नहीं, डॉटर सेल ये नहीं समझिएगा कि एक सन होता है हमारे घर में, एक डॉटर होता है, वो नहीं। जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम डॉटर सेल ही कहते हैं। डॉटर मतलब ये नहीं कि ये फीमेल है या मेल है, इसलिए ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा, ना ही कन्फ्यूज़ होइएगा। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों इमॉर्टल होता है और क्यों नेचुरल डेथ शो नहीं करता है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन स्पेशली सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल एंड प्रेजेंस ऑफ स्पेस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकम मैच्योर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर, देखिए हम ह्यूमन को क्या है, हम ह्यूमन किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, हमारा बॉडी एडजस्ट नहीं करता है, हम एक्सटर्नल उसको एडजस्ट करवाते हैं। जैसे कि ठंडी होती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, फ़ैन चला लेते हैं। अब इस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आज आप मान लो आज आप बिहार में हो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है और आप चले गए कहाँ चले गए, आप जम्मू एंड कश्मीर चले गए, वहाँ पे ठंडी हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे या आपको कुछ हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। फीवर अगर हो जाएगा तो हम दवाई खा लेंगे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिए। और अगर हमें वहाँ ठंडी लग रही है तो हम वहाँ स्वेटर पहन लेंगे, उस हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लिए, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को फेवरेबल कंडीशन वो लोग खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उसको नेचर जो प्रोवाइड करता है उसमें अगर वो चाहे तो जिंदा रह भी सकता है, मर भी सकता है। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या होगा, सब फूड मटेरियल का सप्लाई, अच्छा फूड मटेरियल हम उसको खाने देंगे, उसको बहुत सारा जगह रहने देंगे, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। तो उस कंडीशन में जब वो मैच्योर हो जाता है और जब वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेल डिवीज़न से रिप्रोड्यूस करता है। तो वो सेल डिवीज़न से रिप्रोड्यूस करता है तो वो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जब उसका डॉटर सेल जब बन जाता है, वो पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनता है तो अब पेरेंट सेल के पास ऐसा कुछ पार्ट रह ही नहीं जाता जिस कारण वो मरे। उसके पास वैसा कुछ, जब इंसान के पास वैसा कोई पार्ट रहेगा ही नहीं जिसके कारण उसका डेथ हो, तो इंसान का कभी डेथ नहीं होगा। वैसा ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसके पास ऐसा कोई पार्ट रहता ही नहीं है जिसके कारण वो डेथ करे, इसीलिए वो इमॉर्टल होता है और वो कभी नेचुरल डेथ शो नहीं करता है। मैं आगे आपको पढ़ा देती हूँ, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में जो है उतना ऊपर का डिटेल नहीं लिखिएगा, बस यहाँ से लिखिएगा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स नो एनी पार्ट्स ऑफ पेरेंट सेल लेफ्ट टू डाई, देयरफॉर नेचुरल डेथ नेवर रिपोर्टेड बट डेथ विल अकर बिकॉज देयर इज़ नेवर फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल until अल्टीमेटली दे विल डाई। समझ गए आप। अब चलिए, ये तो एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन मेन होता क्या है। हमारा चैप्टर का नाम तो रिप्रोडक्शन है। अब हम इसमें देखते हैं मेन रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम यंग वंस को या प्रोजेनीज को, हमारे जैसा जो दिखता है उसको हम लोग तब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक रिप्रोडक्शन पे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। रिप्रोडक्शन it's a process to give birth progenies like itself to maintain its generation, its most important character in all living beings। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है अपने तरह प्रोजेनीज को बर्थ करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, कोई रीज़न होगा, ऐसी तो बिना रीज़न के कुछ होता नहीं है, ताकि उन लोग का जनरेशन मेंटेन रह सके, इसलिए अपने तरह प्रोजेनीज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब आप सोच रहे होंगे प्रोजेनीज वर्ड क्या होता है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है। इसका मतलब सिंपल मैं बताऊँ तो मतलब उनका जैसे यहाँ डॉटर सेल हुआ तो मतलब वो उनका बेबी हुआ, तो सिंपल वर्ड में मतलब वो अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम लोग अलग अलग टर्म में प्रोजेनीज बोलते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हमारे क्वेश्चन है, जैसे विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, जैसे नीट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने ये आपको मेंशन करवा दिया है। तो इसका होगा एडेप्टेशन। और अब आप सोचेंगे कि पीछे तो डेफिनेशन में मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट वो डेफिनेशन के हिसाब से हम वो लिख सकते हैं
पर यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो क्या वो ज़िंदा नहीं रहते? तब भी तो वो ज़िंदा रहते हैं। और अगर तब भी तो वो ज़िंदा रहते हैं, और अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा अपने सराउंडिंग को, तो वो ज़िंदा रहेगा? नहीं रहेगा, मर जाएगा अल्टीमेटली। और अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के पास इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? दिमाग। अगर उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास तेज़ी नहीं है उसके दिमाग में, तो किसका मतलब क्या? वो मर जाएगा? नहीं ना, वो ज़िंदा तो तब भी रहेगा। और मूवमेंट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना फिरना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ चल फिर नहीं सकता, उसका मतलब क्या? वो मर गया? ऐसा तो हम बोलते नहीं है, तब भी वो ज़िंदा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा। अब देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बट डिफरेंट टाइप है। विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? कुछ ऑप्शंस है, इंटेलिजेंस, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन या बी एंड सी, बी या सी दोनों। तो यहाँ पे जब ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि बी एंड सी, तो हम यहाँ पे बी एंड सी दोनों टिक करेंगे, क्योंकि एक हिसाब से तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर जहाँ पे बस एक ऑप्शन टिक करना होगा तो हम हमारा रिप्रोडक्शन नहीं टिक करेंगे, एडेप्टेशन टिक करेंगे। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम ये नए सिरे से पढ़ेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।